Hello everyone, welcome to Avipedia powered by अभिमन्यु IAS। नाउ इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं चश्मा लगा लूं बिकॉज थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि धुंधला दिख रहा है। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि आज का जो ये लेक्चर है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। रीजन बीइंग आज हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री इन ट्रेड यूनियनिज्म, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। ट्रेड यूनियंस का ट्रेड यूनियंस का भारत में क्या इतिहास रहा है उसकी आज चर्चा करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर से। देखिए आज का ये लेक्चर, पहली चीज तो ये थोड़ा सा डिले इस वजह से हुआ बिकॉज मैं चाहता था कि वही इंपॉर्टेंट चीजें जो है जो पूछी जाती हैं यूपीएससी के द्वारा वही चीजें हम कवर करें। इसको जितना कंसाइज फॉर्म में, जितना इसको डिटेल्ड फॉर्म में कह सकते हैं, जिसको ब्रीफ फॉर्म में कह सकते हैं, करने की मैंने कोशिश की है। इसलिए हुआ क्या कि मैंने एक बार लेक्चर जब रिकॉर्ड किया तो उसके बाद मैंने इस लेक्चर को दोबारा रिकॉर्ड किया। रीजन बीइंग आई वांटेड कि सारी की सारी चीजें कंसाइज एंड क्रिस्प फॉर्म में इसमें यूज हो सके। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज के इस लेक्चर में से 2 के करीब सवाल आ सकते हैं, 1 से 2 सवाल तो रहेंगे ही रहेंगे। पिछली बार के पेपर में यूपीएससी ने इस पार्ट में से सवाल सही तरीके से पूछा नहीं है, तो इस बार इसके ऊपर सवाल आ सकता है क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है इस सिलेबस का, इस सब्जेक्ट का जो ओवरलैप करता है। इधर है हिस्ट्री और है इधर इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉस। ये हिस्ट्री हो गया, ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉस हो गया। तो ये सेक्शन है, ये सेक्शन आज का जो लेक्चर है, आज इस सेक्शन में से हम पढ़ाई करने वाले हैं। आज का जो सेशन है ये ज्यादा फैक्चुअल है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। डू मेक श्योर कि आप इसमें से कुछ अपने पर्सनल नोट्स भी बना लें। पीडीएफ आपको लेक्चर के साथ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ थोड़ी सी ज्यादा एलैबोरेट हो सकती है। मैंने कोशिश की है कि लेक्चर को काफी कंसाइज और क्रिस्प फॉर्म में मैं कर दूं बिकॉज आज का लेक्चर क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देरी नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया। आप समझ पा रहे हैं कि मेरी आवाज थोड़ी मीका सिंह जैसी हो रही है, नेजल हो रही है। रीजन बीइंग कि हमारे यहाँ सैनिटेशन ड्राइव चल रही थी जिसकी वजह से हाइजीन मेंटेन करने की वजह से सैनिटाइजेशन हो रहा था। तो सैनिटाइजेशन का जो केमिकल था वो मेरे नाक को चढ़ गया। मैं हूँ केमिकल इंजीनियर लेकिन समय हो गया काफी केमिकल्स को जो है स्मेल किए, तो उस वजह से थोड़ा सा एलर्जीज है। कोरोना वायरस से नहीं ग्रस्त हुआ हूँ, आई एम परफेक्टली फाइन। आइसोलेशन में हूँ काफी समय से, 22 मार्च से आइसोलेशन में है हम लोग। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए ट्रेड यूनियनिज्म की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म हैज बीन डिवाइडेड, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। 3 इंपॉर्टेंट फेजेस में हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म को डिवाइड किया जा सकता है। पहला फेज कहा जा सकता है कि 1875 से लेके 1918 तक का है। तो 1875 से लेके 1918 तक का जो पहला फेज है इसकी चर्चा हम अब करते हैं। देखिए समय जो है 1875 का, 1875 का समय जो है ये समय था सोशलिज्म के बढ़ने का, सोशलिज्म के राइज का। कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलनी शुरू हुई एंड उसके अलावा कैपिटलिज्म का डाउनफॉल आना शुरू हुआ, या कह लीजिए कि कैपिटलिज्म में कुछ इवल्स आ गए। वो इवल्स क्या थे उनकी चर्चा यहां पे करते हैं। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट की वजह से मेनी सोशल इवल्स लाइक एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन एंड चाइल्ड लेबर इरप्टेड इन इंडिया। अब ये चीज जो मैं यहां पे लिख रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ भारत के केस में नहीं है, यूके में, फ्रांस में एंड इनफैक्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में पूरे ही तरीके से ऐसे इवल्स देखने को मिल रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। दिस इज नॉट जस्ट अ केस फॉर इंडिया, लेकिन भारत में सिचुएशन वर्स इसलिए थी क्योंकि ये सारे लोग भारत के ऊपर राज कर रहे थे। इंडिया वाज अ कॉलोनी, कॉलोनाइजेशन हुई थी। तो कॉलोनाइजेशन की वजह से आप ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर ये जो सारी चीजें पूरी दुनिया में हो रही थी वो भारत के अंदर ज्यादा मैग्निफाइड फॉर्म में हो रही थी, ज्यादा डिटेल में हो रही थी और ज्यादा मैग्निफाइंग स्केल पे हो रही थी, बड़े स्केल पे हो रही थी।
छोटे से छोटे गांव में सारी जगहों पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन हो रही थी। इनफैक्ट देयर वाज अनदर काइंड ऑफ सोशल इविल विच वाज इनइक्वालिटी, जिसको इनग्रेन किया जा रहा था भारत की सोसाइटी के अंदर बाय द ब्रिटिशर्स एंड द फॉरेनर्स देमसेल्व्स ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो यहां से रॉ मटेरियल को सस्ते दाम पे आप तभी लेके जा सकते हैं जब औरतें और बच्चे काम में लगेंगे, सस्ती लेबर होगी, तो रॉ मटेरियल सस्ता होगा। रॉ मटेरियल को यहां से लेके जाके वहां पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में रखा जाता था, यूज किया जाता था, उसको मॉडिफाई किया जाता था, उसको मॉडिफाई करने के बाद उसके ऊपर वैल्यू एडिशन करने के बाद उसमें से जो फाइनल प्रोडक्ट्स निकलते थे, जो माल बनता था, उसको भारत के अंदर बेचा जाता था। तो अलग केस था, एक अलग ही सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था भारत के अंदर, who work in deplorable conditions। अब ये जो वर्कर्स थे, women and children, ये वर्कर्स, इनकी कंडीशंस बहुत ही ज्यादा खराब थी। they were more likely worse than the conditions of labor in England। अब इंग्लैंड में, जैसा कि मैंने बोला कि सूरत हाल इंग्लैंड में भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा, लेकिन यहाँ की कंडीशन ज्यादा खराब इसलिए थी। सबसे पहली चीज तो हमें यह समझनी होगी कि भारत के अंदर रेसिज्म हो रहा था, व्हाइट मैन्स बर्डन वाला कॉन्सेप्ट था। उसके अलावा भारत एक कॉलोनी थी, भारत एक कॉलोनी थी, एंड कॉलोनी के अंदर लेबर की जो कंडीशंस थी वो एक्चुअल जो ब्रिटिशर्स थे वहां के लेबर की कंडीशन से बहुत ज्यादा खराब थी। सो इस सिनेरियो को, इस बैकग्राउंड को समझते हुए आपने पहले फेज को याद करना है, पहले फेज को समझना है। वर्कर्स वर नॉट एट ऑल ऑर्गेनाइज्ड, दे वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड एट दैट टाइम। 1875 के आसपास के समय की बात करें तो कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी, कोई ट्रेड यूनियंस नहीं थी। लेकिन अगर बात करें पहला कॉन्सर्टेड एफर्ट, द फर्स्ट कॉन्सर्टेड एफर्ट और एक्शन वाज टेकन इन 1875, 1875 में सोराबजी शापूरजी। देखिए नाम आपको कई जगहों पे अलग अलग तरीके से मिलेगा, इस नाम के अलग अलग वेरिएशंस मैंने कोशिश की है कि इसी सेक्शन में, इसी पूरे सेशन के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो आप घबराइएगा नहीं, सोराबजी शापूरजी, इस तरीके से आपने नाम को याद करना है। अगर स्पेलिंग वेरिएशन यूपीएससी यूज करती है तो उससे घबराना नहीं है। पहली बार ऐसा होता है कि सोराबजी शापूरजी के नेतृत्व में along with some other social workers एक नया एजिटेशन स्टार्ट हुआ था। He started the agitation to draw the attention of government to the deplorable conditions of women and children in labor, child labor in Indian industries। Now एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, फर्स्ट ट्रेड यूनियन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। दिस इज नॉट द फर्स्ट ट्रेड यूनियन। बच्चे क्या करते हैं, इसको फर्स्ट कंसर्टेड एक्शन को फर्स्ट ट्रेड यूनियन के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। सो इससे आपने बचना है, इस कंफ्यूजन से आपने बचना है। पहली चीज तो ये, फर्स्ट कंसर्टेड एक्शन जो लेबर क्लास से रिलेटेड है, जो डिप्लोरेबल कंडीशंस ऑफ लेबर क्लास पर्टिकुलरली वुमेन एंड चिल्ड्रन, उससे रिलेटेड है। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो भी एजिटेशन हुई तो वो सोराबजी शापूरजी ने पहली बार की। ये सोराबजी शापूरजी जो है ये खुद एक इंडस्ट्रियल वर्कर थे, इन्होंने लीडरशिप का रोल अपनाया और भारत के वर्किंग क्लास को, लेबर क्लास को जो है मदद दी, उसको एक डायरेक्शन, एक दिशा दिखाई। ठीक है जी। तो फर्स्ट कॉन्सर्टेड एक्शन हो गया 1875 के अंदर। 1875 के बाद दूसरा कॉन्सर्टेड एक्शन जो है वो 1877 में। ये क्रोनोलॉजी हम समझते रहेंगे। पहली चीज 1875 में सोराबजी शापूरजी ने क्या किया, सोराबजी शापूरजी ने एक पहला कंसर्टेड एक्शन किया जिसमें उन्होंने एक एजिटेशन लीड की, गवर्नमेंट तक अपनी बात रखने की कोशिश की। फिर 1877, देखिए आप जनरली हिस्ट्री पढ़ते हैं, मैंने भी हिस्ट्री की बुक्स में से काफी सारी चीजें ये निकाली, लेकिन हम इस एंगल को, इस पूरे एस्पेक्ट को छोड़ देते हैं। इसी वजह से इस कोर्स के दौरान मेरी पूरी कोशिश है कि वो सारी चीजें हम कवर करें जहां से यूपीएससी क्वेश्चंस उठाती है। तो अगर मान के चलिए कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आफ्टर दिस कोर्स, तो उससे ज्यादा खुशी मुझे नहीं मिल पाएगी। तो मेरा पूरा कंसर्टेड एक्शन यही है, मैं खुद खुश होना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे आर एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो 1875 में पहली चीज हुई, 1877 में दूसरी हुई। दूसरी चीज क्या हुई, एक एम्प्रेस मिल्स थी नागपुर के अंदर, वहां पे पहली बार ऐसा हुआ कि स्ट्राइक रखी गई फॉर वेज रेट्स।
कि जो आप हमें तनख्वाह देते हैं, जिस रेट के ऊपर तनख्वाह देते हैं, देखिए वेज रेट का जो कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्री के अंदर, एक बुक लॉग होता है, उसमें लिखा जाता है कि इतने मैन आवर्स, इतने घंटे अगर एक आदमी ने काम किया है या इस तरीके का काम किया है तो इतने पैसे मिलेंगे, इस तरीके का काम किया है तो इतने पैसे मिलेंगे। तो काम की क्वांटिटी और घंटों की, टाइम की क्वांटिटी, वर्क की क्वांटिटी और टाइम की क्वांटिटी के बेसिस पे वेजेस डिसाइड होती है, ये आज भी होती है। तो वेज रेट जो है सरकार डिसाइड करती है। पुराने समय की अगर बात करें तो 1877 पहले ही ऐसी बारी थी जब नागपुर के अंदर एम्प्रेस मिल्स में एक स्ट्राइक रखी गई थी ओवर दीज वेज रेट्स। बहुत ज्यादा कह लीजिए प्यूनी अमाउंट, कह लीजिए कि बहुत ही मिनिएचर अमाउंट, जैसे आज के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो अगर आप कहें कि जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई टीचर है तो उसको, टीचर को आप कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि महीने के 10,000 रुपए मिल रहे हैं, वेरी हार्ड वर्किंग जॉब, एंड उससे पूरे देश का भला होना है, तो उस टीचर को, स्कूल टीचर को अगर आप 10,000 रुपए महीना दे रहे हैं तो उस तरीके की बात है। ठीक है जी, 10,000 रुपए महीना तो जो है किराए में चला जाता है। चलिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स, देखिए क्रोनोलॉजी समझते चलेंगे। 1875 में सोराबजी शाहपुर जी ने एक एजिटेशन लीड की जिसमें डेप्लोरेबल कंडीशंस की बात की। 1877 में पहली बार दी एम्प्रेस मिल्स, वहां पे स्ट्राइक हुई वेज रेट्स के लिए। नागपुर के अंदर है एम्प्रेस मिल्स। और उसके बाद आता है 1884। 1884 is a very important year for इंडियाज लेबर मूवमेंट। इंडिया की लेबर मूवमेंट के लिए ये गोल्डन ईयर आप कह सकते हैं। रीजन बीइंग, फॉर द फर्स्ट टाइम मेजर नेशनल पिक्चर में एक शख्सियत आती है जिसका नाम है नारायण मेघाजी लोखंडे, एनएम लोखंडे। तो एनएम लोखंडे ने 1884 में एक लेबर कॉन्फ्रेंस जो है कंडक्ट की बॉम्बे के अंदर। बॉम्बे में 1884 में पहली लेबर कॉन्फ्रेंस होती है एनएम लोखंडे की लीडरशिप के अंदर। ही वाज जस्ट अ फैक्ट्री वर्कर, एक फैक्ट्री का कार्यकर्ता था, एक कारीगर था, लेकिन उन्होंने लीडरशिप रोल अपनाया एंड 1884 में पहली लेबर कॉन्फ्रेंस होती है। अ मेमोरेंडम वाज सबमिटेड। ये सब लोग मिलते हैं, सारे के सारे वर्कर्स मिलते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं, एक मेमोरेंडम लिखते हैं, और वो मेमोरेंडम जो है सबमिट किया जाता है टू द सेकंड फैक्ट्री कमीशन। सेकंड फैक्ट्री कमीशन का चेयरमैन कौन था? दिस इज माय क्वेश्चन। चेयरमैन कौन था सेकंड फैक्ट्रीज कमीशन का? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में, इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि सेकंड फैक्ट्रीज कमीशन का चेयरमैन कौन था। फिर अगले सेशन में, अगले लेक्चर में मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है जी, इस तरीके से चलते हैं। तो मेमोरेंडम ये लोग सबमिट करते हैं टू हाईलाइट द पुअर कंडीशंस ऑफ वर्कर्स। अब समवॉट सिमिलर, देखिए 1875 में जो काम हुआ था, सोराबजी शाहपुर जी ने जो बात बोली थी, वैसी ही बात नारायण मेघाजी लोखंडे ने बोली थी, लेकिन नारायण मेघाजी लोखंडे ने इसको ज्यादा ऑर्गेनाइज किया, एक लेबर कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की, और सेकेंड फैक्ट्रीज कमीशन में जो है ये मेमोरेंडम भेजा गया। बट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट, उसका कोई असर हुआ नहीं, होना भी नहीं था, क्योंकि अंग्रेज हमारी बातें सुनते नहीं थे। एज अ रिजल्ट एक मास मीटिंग होती है 1884 के बाद, एक मास मीटिंग होती है। वो मास मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन बॉम्बे 1890 में। तो ये एजिटेशन चलती रहती है करीब 6 साल के बाद। 1884 के बाद अगला जो साल आता है वो 1890 आता है। 1890 में एक 10,000 लोगों की, 10,000 वर्कर्स की, 10,000 कारीगर की एक मीटिंग, मास मीटिंग जो है वो कंडक्ट की जाती है बॉम्बे में ही। एंड उस मीटिंग में कुछ रेजोल्यूशन पास होता है। वो जो रेजोल्यूशन पास होता है उसमें जो डिमांड्स रखी जाती है, वो डिमांड्स आर इंपॉर्टेंट एज फार एज एमसीक्यूज आर कंसर्न। तो यहां से यूपीएससी, अगर देखिए डिफिकल्टी लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो लेवल 1 डिफिकल्टी, लेवल 2 डिफिकल्टी, लेवल 3 डिफिकल्टी। आपको तीनों एग्जांपल अभी तक के लेक्चर में से देता हूं। लेवल 1 डिफिकल्टी, द फर्स्ट कंसर्टेड एक्शन, पहला एफर्ट जो है लेबर मूवमेंट का भारत के अंदर किसने किया? तो सोराबजी शाहपुर जी बंगाली, एसएस बंगाली ने, सोराबजी शाहपुर जी। दूसरा, अगर कंफ्यूजन क्रिएट करनी है, who among the following had sent a memorandum to the second factories commission? तो ये लेवल डिफिकल्ट हो गया। ये डिफिकल्टी लेवल ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि सेकंड फैक्ट्रीज कमीशन में मेमोरेंडम किसने भेजा था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर उसमें एसएस सोराबजी शाहपुर जी जो है वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। सोराबजी शाहपुर जी,
का भी नाम आ जाएगा, NM लोखंडे का नाम आ जाएगा, और जैसे BP वाडिया जी हैं उनका नाम आ जाएगा, गांधी जी का नाम आ जाएगा, या गांधी जी का नहीं भी आता तो चलो गोखले का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के नाम आ सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि मोतीलाल नेहरू का नाम आ सकता है। तो इस तरीके से वो कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी सवाल क्रिएट कर सकती है। तीसरा लेवल ऑफ डिफिकल्टी अब जो हम करने जा रहे हैं, डिमांड, जो वो मेमोरेंडम के बाद कह लीजिए कि सेकंड फैक्टरीज कमीशन के बाद जो मास मीटिंग हुई उसमें क्या रिकमेंडेशंस दी गई। सबसे पहली चीज, हमें पहले तो भैया एक हफ्ते के अंदर एक छुट्टी दो, हफ्ते के अंदर एक छुट्टी मिलनी चाहिए, 1 वीकली ऑफ डे। संडे को छुट्टी दो, ट्यूसडे को दो। फॉर एग्जांपल हमारे इंस्टीट्यूशन में ट्यूसडे को छुट्टी होती है, ठीक है, कई जगहों पे फ्राइडे को छुट्टी होती है। इस तरीके से हाफ एन आवर्स रेस्ट एट नून, तो दोपहर के समय 12 बजे के से लेके 12:30 बजे तक आधे घंटे का रेस्ट तो दो। ठीक है, उसके बाद वर्किंग आवर्स कम करो, 12 घंटे थे 12 घंटे से 10 घंटे तो करो कम से कम। उसके बाद पेमेंट ऑफ वेजेस नॉट लेटर देन द 15th ऑफ द डे, 15th डे ऑफ द मंथ, अगले महीने की 15 तारीख से पहले पहले कम से कम तनख्वाह तो दे दो। तो ये इस देखिए, जैसे मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल रहा हूं, जिस तरीके से जिस सेंस में बोल रहा हूं, आप ऐसे याद कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये यूपीएससी का डिफिकल्टी लेवल मैं आपको बता रहा हूं, अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है तो इस तरीके के सवाल पूछने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से, इसी वजह से देखिए सेशन जो ये लेक्चर है आज लेट इस वजह से आया है, रीजन बीइंग आई वांटेड कि ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड रहे। ठीक है जी, कॉम्पनसेशन टू इंजरी सस्टेन्ड बाय अ वर्कर ऑन ड्यूटी, तो ये आपको वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट जो कहते हैं वो भारत के अंदर बाद में आया था, लेकिन थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि उससे लिंक्ड है। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि इसको वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट से रिलेटेड कह सकते हैं, इसको पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट से रिलेटेड कह सकते हैं, इसमें वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड कह सकते हैं। ये सारे के सारे जो है ये वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है, एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट से रिलेटेड, IESO इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट से रिलेटेड है। ये एक्ट जो है आफ्टर वी हैव डन ट्रेड यूनियंस, तो उसके बाद हम कवर करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव होगा, रीजन बीइंग कि ट्रेड यूनियनिज्म का ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स से क्या कनेक्शन है, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फोरा में एंड इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है ट्रेड यूनियंस का, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, मिल ओनर्स अग्रीड टू, जो अब देखिए ये मेमोरेंडम्स के बाद जो मास मीटिंग हुई, तो उसके बाद मिल ओनर्स जो थे, जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने वर्कर्स की, आपको याद आ रहा होगा ये यूनिटरी स्कूल ऑफ थॉट में से मैं ये चीज निकाल के ला रहा हूं, तो मैनेजमेंट ने वर्कर्स की बात मानी कुछ हद तक। पहली चीज उन्होंने ये माना कि हम वीकली हॉलिडे देंगे, पर्टिकुलरली किनको, जो कि टेक्सटाइल वर्कर्स थे। सो ये मिल ओनर्स की बात हो रही है, तो ज्यादा इंडस्ट्री आप नोटिस कीजिए, भारत के अंदर जो मेजर इंडस्ट्री थी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। सो यहां से जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं वर्ड टू वर्ड चलते हुए, जैसे इसी तरीके से आपने फैक्ट्स को निकालना है। इसी तरीके से जब आप फैक्ट्स को निकालेंगे तब जाके यूपीएससी का पेपर सॉल्व करना इजी हो जाता है। ठीक है जी, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो ओनर्स थे उन्होंने ये बोला कि चलो ठीक है, आपको हफ्ते में एक छुट्टी दे देंगे। नाउ एनकरेज्ड बाय दिस सक्सेस, जो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड बाय नारायण मेघाजी लोखंडे इन 1890 इटसेल्फ, 1890 के अंदर ही अ वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड। दिस एसोसिएशन 1890 की ये जो एसोसिएशन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज टाउटेड टू बी, दिस इज नोन टू बी द फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन इंडिया, भारत की पहली ट्रेड यूनियन है बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। इसके ऊपर सवाल अगर आता है, दिस इज लेवल 1 क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन, काफी बच्चे इसकी तैयारी करेंगे। आई डोंट थिंक कि इस तरीके के सवाल अगर आते हैं तो मेरे स्टूडेंट्स को कभी भी कोई दिक्कत आए। लोखंडे ने एक और चीज शुरू करी, उन्होंने पहला न्यूज़पेपर शुरू किया ओनली फॉर द वर्कर्स, वर्कर्स के लिए अलग एक न्यूज़पेपर शुरू किया जिसका नाम रखा गया दीन बंधु। The purpose was to place the legitimate grievances of workers before the authorities and also to educate workers.
वर्कर्स को एजुकेट करने का एक, दूसरा जो मैनेजमेंट है, देखिए हमेशा ऐसे बना लीजिए, तो वर्कर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना है और मैनेजमेंट को ये बताना है कि भैया जो वर्कर्स हैं उनको तकलीफ क्या है, तो उनके ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट तक पहुंचाने के लिए ये न्यूज़पेपर शुरू किया एन एम नारायण मेघाजी लोखंडे ने 1890 के अंदर। 1890 में देखिए सारा कुछ हो रहा है, ठीक है जी। तो 1890 आप कह सकते हैं दिस वाज वन ऑफ द अदर गोल्डन ईयर्स ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया। तो ये लेबर मूवमेंट की जो एवोल्यूशन हुई है भारत के अंदर, उसकी हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। दिस वाज द मेमोरेबल अचीवमेंट इन द ट्रेड यूनियन मूवमेंट प्रायर टू 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी की बहुत 20वीं शताब्दी से पहले की ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। द पीरियड 1882 से 1890, 1882 से 1890 इट हैड विटनेस्ड 24 स्ट्राइक्स, जहां पहले एका दुक्का होती थी। बॉम्बे और मद्रास के अंदर ही इतने 8 सालों के समय में 24 बड़ी स्ट्राइक्स हुई, एंड जिसकी वजह से वर्कर्स की कुछ बातें मानी गई, कुछ चीजें जो है लेबर रिफॉर्म्स हुए, एंड इस तरीके से भारत के अंदर लेबर रिफॉर्म्स का आगमन हुआ। ठीक है जी। तो आपने 1875 से देखना है, 1875 से 1875 से आप गए 1877। 1875 में क्या हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस स्लाइड के बाद लिखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग करते हैं कमेंट, लेकिन बाकी लोग नहीं करते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी, या आप उसको अपने पीडीएफ में लिखिए। उसके बाद 1877 में क्या हुआ पहली बार, देन इंपॉर्टेंट ईयर आता है 1884, उसमें क्या हुआ, 1890 में क्या हुआ। जैसे मैंने ये लिखा टाइमलाइन ड्रॉ की, इसी तरीके से आपने अपनी टाइमलाइन ड्रॉ कर लेनी है, एंड आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। तो क्रोनोलॉजी मैं समझा रहा हूं, आप अपने नोट्स में उसे लिखते रहिए। चलिए अब बात करते हैं आगे के सालों में क्या हुआ। 1890 से आगे बहुत सारी यूनियंस बननी शुरू हो गई। तो जैसे बॉम्बे मिलहैंड एसोसिएशन बनी, वैसे ही एक अमलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा ये बनी। फिर प्रिंटर्स यूनियन ऑफ कैलकाटा बनी 1905 के अंदर। बॉम्बे पोस्टल यूनियन बनी कैलकाटा में और मद्रास में 1907 के अंदर। कामगार हितवर्धक सभा 1909 में बनी और सोशल सर्विस लीग 1910 में बनी। अब सबसे पहला सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये सारी चीजें याद करनी है, तो उनके लिए मैं आपको जवाब देता हूं। अगर यूपीएससी ने लेवल 3 का एमसीक्यू पूछ लिया, तीसरे लेवल का डिफिकल्टी लेवल का, जो डिफिकल्टी लेवल टफ है उसका क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो ये पूछेंगे, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल सेट में पूछा जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टाइमलाइन बनानी है, तो उसी तरीके से आपने टाइमलाइन बनानी है। यहां पे मैंने साल जानबूझ के नहीं लिखा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए पहला सवाल क्या था वो आपने मुझे बताना है, दूसरा सवाल क्या था। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि सेकंड फैक्ट्री कमीशन का चेयरमैन कौन था, कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं अगले सेशन में अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको कि कौन था। अमलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा, इंडिया और बर्मा की एक अमलगमेटेड सोसाइटी थी रेलवे सर्वेंट्स की, वो कब बनी थी ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजें, देखिए क्लास को इंटरेक्टिव बनाते रहेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, पता चलता है कि हाँ स्टूडेंट्स देख रहे हैं। नहीं तो वो जो फिजिकल इंटरेक्शन जब नहीं होती है तो टीचर को ऐसा लगता है कि भैया पता नहीं इनको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। मेरी कोशिश है, कुछ बच्चों ने डाउट्स पूछे हैं तो पिछली वीडियोस में आई हैव क्लैरिफाइड दोस डाउट्स। अगर नहीं हुए हैं तो प्लीज दोबारा पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कितनी बार भी पूछें। बाकी कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर क्या ये वीडियोस डाउनलोड हो सकती है। आई डोंट थिंक कि ये वीडियोस डाउनलोड हो सकती है। अगर वीडियोस डाउनलोड हो जाती तो फिर कोई फायदा नहीं था इस पूरे प्रोसेस का। इस पूरे प्रोसेस का मतलब ही तभी बनता है जब आप लोगों को सिंगल एक्सेस हो इन वीडियोस का। आप लोगों ने पेमेंट की है, आप लोगों ने ये कोर्स खरीदा है, तो यू शुड फील ऑब्लाइज्ड। आप लोगों को ये चीज ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आ जानी चाहिए। आपको ये चीज मिली है तो इसकी आपके पास कद्र होनी चाहिए। तो ये कद्र जो है ये इसी तरीके से हमने कोशिश की है कि आप लोगों तक हम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। However, there were sporadic organizations as well. कुछ इक्का दुक्का ऑर्गेनाइजेशंस इधर उधर और भी बन रही थी। तो देखिए लेबर मूवमेंट का सीन क्या चल रहा था, अगर मैं ऐसे बात करूं
तो सीन ऐसा चल रहा था 1875 में एक सोराबजी शाहपुरजी व्यक्ति बनते हैं, वो बॉम्बे के अंदर पहली बार ऐसी एजिटेशन करते हैं। पहली बार ऐसा होता है भारत की हिस्ट्री में जहां पे वर्कर्स मिलके, वर्किंग क्लास मिलके, इससे पहले पेजेंट मूवमेंट्स होती थी, लेकिन आज ये 1875 में पहली बार एक कंसर्टेड एफर्ट बाय वर्कर्स निकल के आते हैं। इसके बाद गांधी जी बहुत बार वर्कर्स के बारे में बात करेंगे, वर्कर्स की डेप्लोरेबल कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, और उसके साथ ही वल्लभ भाई पटेल भी करेंगे 1900s की अगर मैं बात करूं। लेकिन उससे पहले की अगर बात करनी है, सो दिस इज समथिंग जो कि सोराबजी शाहपुरजी ने 1875 में पहली बार की। उसके बाद 1877 में जो है हम जाते हैं, फिर उसके बाद 1884 में जाते हैं। इस तरीके से आपने एवोल्यूशन देखा। 1890 का दौर आता है, उसके बाद स्पोरेडिक। अब क्योंकि ये सारी चीजें होनी शुरू हो चुकी है, 24 स्ट्राइक्स हो चुकी है बाय द टाइम दैट कम्स। तो 24 स्ट्राइक्स बॉम्बे और मद्रास अलोन में 1882 से लेके 1890 के बीच में। तो उससे आप समझिए हर एक स्ट्राइक से कुछ ना कुछ निकल के आता है, एंड धीरे धीरे ये बात फैलने लगती है कि वर्कर्स आर मोर, कह लीजिए दे आर मोर अवेयर नाउ, उनमें ज्यादा जानकारी बन रही है। एंड इस जानकारी की वजह से ये पता चलता है कि भारत की जो वर्किंग क्लास है उसमें कुछ एक अवेयरनेस, एक नई कॉन्शियसनेस डेवलप होके आती है। सो वो कॉन्शियसनेस के ऊपर जो है और बहुत सारी यूनियंस जो है बन के आती है, एंड फ्यू ऑफ दोज यूनियंस जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिस्ट लिखी है ए से लेके ई तक। तो ये लिस्ट आपने रट्टा नहीं लगाना है, इसको टाइमलाइन के हिसाब से याद करना है कि अच्छा पहले ये हुआ फिर ये हुआ। हिस्ट्री को आप टाइमलाइन के हिसाब से याद करेंगे तो बहुत इजी हो जाता है। आपको पता रहता है कि अच्छा ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ, रीजन ये। तो रीजन जो है वो उसको सूत्र में बांध देता है। However, these were sporadic organizations and could not make real start in the labor movement. लेकिन ये बहुत स्पोरेडिक थी, छोटे लेवल पे थी, कह लीजिए सिंगुलर थी, अलग हुई थी, सेक्लूडेड थी। इस वजह से ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। The leaders of such organizations were primarily social reformers and law-abiding persons. अब देखिए, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को याद करते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि स्टेट को टॉपल करना पड़ेगा, क्लासलेस सोसाइटी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। तो ऐसे में कानून की तो धज्जियां उड़ने वाली है। तो ऐसे में अगर लेबर मूवमेंट में लॉ अबाइडिंग पर्सन्स और लॉ लविंग पर्सन्स, नॉट जस्ट फियरिंग, लॉ लविंग पर्सन्स जिनको कानून पसंद है, एंड उसके अलावा जो सोशल रिफॉर्मर्स है, अगर वो ही पार्टिसिपेट करेंगे, वो ज्यादा देर तक आगे नहीं लेके जा पाएंगे लेबर मूवमेंट को। एंड इनफैक्ट दे बिलोंग्ड टू द मॉडरेट स्कूल। ये मॉडरेट स्कूल को बिलोंग करते थे ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के मॉडरेट स्कूल, आपको पता है कि जो कांग्रेस का, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करूं, तो वहां जैसे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे, उसी तरीके से यहां पे भी मॉडरेट्स थे। नाउ अगर फर्स्ट फेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया उसकी बात करें तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? दी ऑब्जेक्टिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने हाईलाइट इस वजह से किया है, रीजन बीइंग यूपीएससी सीधे तौर पे इसके ऊपर सवाल पूछ सकती है। डू मेक श्योर इसको आप ध्यान से देखें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज एसोसिएशन वाज टू प्रमोट वेलफेयर एक्टिविटीज, कि वर्कर्स जो है उनको वेज रिलेटेड इश्यूज ना हो, वर्कर्स को थोड़ा एक आवाज मिल जाए, वेलफेयर हो सके, सबको 2 स्क्वायर मील्स अ डे मिल जाए, इतना ही बहुत। तो ये सारी चीजें, ये मॉडरेट स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने समझना है कि ये पहले फेज का जो ऑब्जेक्टिव था, या कह लीजिए पहले फेज में जो एसोसिएशंस निकल के आई, उसका ऑब्जेक्टिव ज्यादातर वेलफेयर एक्टिविटीज था। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिंक कर देते। आई नो थोड़ा सा हॉच पॉच हो जाता है, बट आई एम होपफुल कि आप लोग अपने पीडीएफ के अंदर आप ये सारी चीजें सही तरीके से देख पा रहे हैं। एक्चुअली दीज एसोसिएशंस वर नॉट ट्रेड यूनियंस, इनको ट्रेड यूनियंस कहना ही नहीं चाहिए। They focused attention of the public to the necessity of improving the working conditions in the factories and laid the foundation for establishing of trade unions. ये ट्रेड यूनियंस नहीं थी, लेकिन ट्रेड यूनियन से पहले, जैसे पिक्चर से पहले ट्रेलर आता है, तो ये एक तरीके का ट्रेलर थी। तो ये फुल फ्लेज ट्रेड यूनियंस नहीं थी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आम जनता का ध्यान जो है ट्रेड यूनियन मूवमेंट या डिप्लोरेबल या खराब वर्किंग कंडीशंस ऑफ
वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, इन मिल्स, उसकी तरफ जनता का ध्यान आकर्षित किया। तो ये इन्होंने दे लेड द फाउंडेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड यूनियंस, इन्होंने नींव रखी which came into existence after the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहले विश्व युद्ध के बाद ट्रेड यूनियंस जो है एक्चुअल सेंस में, पहली ट्रेड यूनियन कहा जा सकता है बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन को, लेकिन जो ट्रेड यूनियनिज्म अगर फैला, अगर एस्टैब्लिश हुआ, तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है, ये क्वेश्चंस थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, आपने ख्याल रखना है ये सवाल मेरे स्टूडेंट्स का गलत नहीं होना चाहिए, आपने ध्यान से इस चीज को नोट करते रहना। चलिए 1918 तक की बात करें, द लेबर मूवमेंट टिल 1918 वाज स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल। इस तरीके के वर्ड्स यूपीएससी सीधे तौर पे यूज कर लेती है, तो आपने थोड़ा ख्याल रखना है। तो जो 1918 तक का समय था, जो पहला फेज था, उसके फीचर्स क्या थे, नोटिसेबल फीचर्स थे क्या थे, वो सारी चीजें अभी हम देखते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। जो 1918 तक का समय था, 1875 से लेके जो पहले विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का समय था, वो ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल था। आपने देखा कि मेमोरेंडम साइन किए, कमिटीज बैठाए, कमीशंस बैठाए, सेकंड फैक्ट्रीज कमीशन फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टिगेशंस हुई, लीगल एनैक्टमेंट्स हुए, ये सारी चीजें जो थी ये फॉलो की गई। तो इस तरीके से आपने समझना होगा। मोस्ट नोटिसेबल फीचर्स ऑफ दिस पीरियड दे आर, ये सारा आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहली चीज, अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रेडिकलिज्म। कहीं पे भी हाथापाई नहीं हुई, कोई भी रेडिकल अप्रोच नहीं लगाई गई, ये ताला लगा देंगे, मर जाऊंगा, कूद जाऊंगा, फाद जाऊंगा, ठीक है जी, उस तरीके से जो है वीरू के तरीके से नहीं, जो है कोशिश किसके तरीके से की, जय के तरीके से थी, रेडिकलिज्म नहीं था। The methods used by workers they were characterized by a tendency to petition, memorial, memorandum sign करना, seek redressal of grievances, redressal में आप वर्कर्स पार्टिसिपेशन नहीं डिमांड करते, आप बेसिकली सिर्फ एक चिट्ठी लिख देते हैं, सर ऐसा कर दो प्लीज, ऐसा कर दो, तो वो छुट्टी मिली एक हफ्ते के अंदर एक, ठीक है, तो उस तरीके से बाय माइल्ड प्रेशर। देखिए छुट्टी लेना, छुट्टी अलाउ होना और बात है, उसके पैसे कटते, लेकिन छुट्टी मिल जाना तो सरकार उसके पैसे नहीं काटती है। ऐसा नहीं है कि वर्किंग डेज अगर कम हो जाए महीने में, आपको पता है कि अगर आप सरकारी नौकरी के लिए जा रहे हैं तो अगर वर्किंग डेज कम हो जाते हैं एक महीने में तो आपकी तनख्वाह नहीं कटती। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारी आप कह सकते हैं कि जो भी इंडस्ट्री है उसमें आप लेक्चर के हिसाब से कह लीजिए या कह लीजिए नॉट विद आवर इंस्टीट्यूशन, लेकिन मैंने बाकी जगहों पे ये चीज देखी है कि कई जगहों पे ऐसा होता है कि आपको छुट्टी के पैसे कट जाते हैं, आपको वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से पैसे कट जाते हैं, आपको कितने दिन वर्किंग है उसके हिसाब से पैसे कट जाते हैं। सो दीज थिंग्स आर समथिंग जो कि आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। तो हिस्ट्री में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि 1875 के अंदर वर्किंग कंडीशंस के लिए बात कही, 1884 के अंदर आप कह सकते हैं कि ये सारी चीजें हुई, 1884 में ये बात निकल के आई, ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है आगे निकली। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मिल हैंड एसोसिएशन बनी, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेड सम डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन इन सब चीजों में एक चीज कॉमन थी, देयर वाज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रेडिकलिज्म, रेडिकल अप्रोच नहीं थी। सेकंड, इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन थे? तो पहले लीडर 1875 के सोराबजी शाहपुर जी, मैं स्पेलिंग लिख रहा हूं यहाँ पे, सोराबजी, कई लोग डबल ई लिख सकते हैं, कई लोग सिर्फ आई कर देते हैं ई की जगह पे। सोराबजी शाहपुर जी बंगाली, यहाँ पे एक अलग तरीके से मैंने स्पेलिंग लिखे हैं, तो थोड़ा आपने ख्याल रखना है, कई जगहों पे डबल ई आ सकता है आई की जगह, आपने ख्याल रखना है। तो NM लोखंडे, सोराबजी शाहपुर जी, नारायण मेघाजी लोखंडे एंड SN बनर्जी, ये तीन मेजर नाम थे इस पीरियड के, इस फेज के। आगे और नाम आने वाले हैं, अभी तक हमने इन्हीं नामों के ऊपर फोकस किया है, इस तरीके से आपने इनको कवर करना है। They were rather social workers desirous to serve the society through amelioration। तो जो भी वर्किंग कंडीशंस है, अमेलियोरेशन का मतलब ये है कि जो भी कंडीशंस है उनको सुधारना, उनको सुधारने की बात करते थे ये सारे
जो सोशल वर्कर्स थे। दीज वर बेसिकली सोशल वर्कर्स, नॉट लेबर लीडर्स। ये वर्किंग क्लास में से निकल के आने वाले कुछ ऐसे लीडर्स थे जो सोशल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। With these characteristics, the labor movement could hardly tackle such problems as excessive hours of work, fewer holidays, irregular payment of wages, incompetency of mill managers, inadequate fencing of machinery. मशीनरी को सही तरीके से फेंस नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से इंजरीज होती थी। इंजरीज होने के बाद कॉम्पनसेशन मिलती थी, नहीं मिलती थी, कॉम्पनसेशन सही तरीके से नहीं मिलती थी, तो कॉम्पनसेशन का कोई प्रावधान ऐसा नहीं था। इल वेंटिलेटेड एंड फिल्थी स्टेट ऑफ मेनी वर्किंग प्लेसेस, तो डिप्लोरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क जो थी। अब अगर आप ऐसी तरीके से मॉडरेट सेंस में चलते रहोगे तो ये सारी चीजों को आप सॉल्व नहीं कर सकते। एक सोशल रिफॉर्मर इन सारी चीजों को सॉल्व नहीं कर पाता, तो इस वजह से इसमें ज्यादा मूवमेंट, इसमें ज्यादा कह लीजिए ट्रैक्शन नहीं पकड़ में आया। The movement depended greatly on external philanthropy. It was more like a philanthropic agitation. मतलब और लोग जो है चंदा देते थे, तो उस चंदे से आई एम सॉरी अगर स्पेलिंग गलत है, तो चंदा देते थे तो उस चंदे से, डोनेशन से इन सब का काम चलता था। उसी डोनेशन के बेसिस पे ये लोग अपना काम करते थे। तो एक फिलैंथ्रोपिक एजिटेशन हो रही थी। फिलैंथ्रोपिक एजिटेशन वाज द फोररनर ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया इस समय के दौरान। And having originated in philanthropy, its motive force was sympathy. अब जिससे आपने पैसा लिया, तो पैसा लेने के लिए आप सिंपैथी गेन करना चाहोगे, तो सिंपैथी मतलब कि आप थोड़ा उसको सूट कर जाए, इतना इस हिसाब से थोड़ा ऐसे कर लेते, थोड़ा एडजस्ट करने का माहौल बहुत ज्यादा था, रादर देन जस्टिस। तो जस्टिस डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, सोसाइटी के अंदर जस्टिस की डिमांड नहीं हो रही थी फॉर वर्किंग क्लास, बल्कि वर्किंग क्लास के लिए सिंपैथी गेन करना ये मोटिव बन गया था। Born of philanthropy, it was a movement for the workers rather than by the workers. For the workers rather than by the workers. तो आपने ये चीज ख्याल रखनी है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के ऊपर यूपीएससी जो है सवाल पूछ सकती है, स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू पूछ सकती है। सो डू मेक श्योर आप इस चीज को ध्यान से करें। ड्यू टू लैक ऑफ डेफिनेट एम्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ना बढ़िया एम था ना ज्यादा बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन था। लैक ऑफ डेफिनेट एम कि हम करना क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव मजदूर संघ जो कि एक तरीके की डिमांड्स करते हैं, तो वो डेफिनेट एम्स क्या है, चाहे आप लिस्ट बना लीजिए, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, कौन उसका लीडर होगा, इस सब के ऊपर काम नहीं था। ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं चल रहा था। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वो अनस्टेबल थी, वो स्टेबिलिटी नहीं थी, एंड ऑफ लूज टाइप, ऐसे मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। तो स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमारा ये समय नहीं था, हमारा जो लेबर मूवमेंट का ये फेज था, ये स्ट्रक्चर्ड नहीं था। देयर वाज लिटिल कंसेप्शन ऑफ परमानेंट ट्रेड यूनियन। एक परमानेंट ट्रेड यूनियन मेंबरशिप का कंसेप्शन या कॉन्सेप्ट अभी क्रिएट होके नहीं आया था। जरूरत आने पर लोग आते थे साथ एंड फिर डिस्पर्स हो जाते थे। The Bombay Mill Hand Association, जो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन थी, it had no existence as an organized body. ये एक organized body नहीं थी, having no role of membership, कोई इसमें membership नहीं थी, कोई फंड नहीं था, कोई रूल्स नहीं थे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। The movement developed mostly among educated class. पढ़े लिखों के लोगों के बीच में, जो पढ़े लिखे लोग थे उन लोगों के बीच में ये मूवमेंट डेवलप होनी शुरू हुई थी। सच एज, यहां पे गलती से एक स्पेस एक्स्ट्रा डाल दिया मैंने, सच एज, सॉरी यहां सच एज द पोस्टल क्लर्क्स, रेलवे एम्प्लॉइज। आपने नोटिस किया था भी, हमने रेलवे वर्कर्स की, सर्वेंट्स की जो अमलगमेटेड सोसाइटी के बारे में बात की थी, जिसका क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड फैक्ट्रीज कमीशन के चेयरमैन, उनका नाम क्या है, ये आपने ढूंढ के मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। It however did not make any progress. It however did not make any progress in organized industries such as mining, plantation, textile. अब ये मेजर इंडस्ट्रीज थी, प्लांटेशन मेजर इंडस्ट्री थी, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन, ये तीन इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन थी, और यहीं तक ही ये जो लेबर मूवमेंट है पहुंच नहीं पाई थी, पेनिट्रेट नहीं कर पाई थी इस एरिया में।
The early leadership was provided by three types of persons. Earlier लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो तीन तरीके के लोगों ने लीडरशिप रोल्स जो है होन किए. पहला, इंटेलेक्चुअल्स, फॉर एग्जांपल लॉयर्स, रिफॉर्मर्स, टीचर्स हो गए, प्रीचर्स हो गए, जो सेंट्स हो गए, इस तरीके के लोग, इंटेलेक्चुअल लोग जो सोसाइटी में एजुकेटेड क्लास को बिलोंग करते थे. दूसरे, करियरिस्ट्स. करियरिस्ट कौन थे? जो ये देखते थे, हु सॉ इन द नीड्स ऑफ वर्कर्स अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दरिंग देयर ओन एंड्स. तो मतलबी दुनिया है भैया, तो जो मतलबी दुनिया के मतलबी लोग थे वो थे करियरिस्ट, जो इस सारी की सारी लेबर मूवमेंट में से अपने फायदे जो है उसको यूज करके करना चाहते थे, जो बेसिकली वर्कर्स के कंधों के ऊपर पैर रखकर अपने पॉलिटिकल एंड्स को मीट करना चाहते थे, लेट्स जैसे कि पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते थे वगैरह वगैरह. तो वो थे करियरिस्ट. और तीसरा तबका था नेशनलिस्ट का. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाम आने वाले हैं. ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको ये नाम, इनमें से जितने भी नाम आज हम करेंगे, इन सब में से एटलीस्ट एक नाम आपको अपने पेपर में जरूर दिखने वाला है. नाउ, बीपी वाडिया जी, वीवी गिरी की हमने अप्रोच कवर की थी, आपको पता है. एम वी नायडू, एम वरदराजलू नायडू, बी शिवराव, एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक. सो ये सारे के सारे लेबर लीडर्स थे. ये सारे के सारे लेबर रिफॉर्म्स को प्रपोज करने वाले लेबर लीडर्स थे. आई नो ये एनी बेसेंट कह लीजिए कि आप बीजी तिलक कह लीजिए, बाल गंगाधर तिलक, वीवी गिरी जी कह लीजिए, ये सारे, ये तीन नाम पर्टिकुलरली, ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से लिंक्ड है. लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी, कांग्रेस में भी एक तबका था जो कम्युनिज्म या सोशलिज्म में विश्वास रखने वाला तबका था, जिसने बाद में जाके इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को अलग भी किया. नाउ, उसमें से आपने ये समझना है कि ये सारे के सारे नेशनलिस्ट, दे आल्सो वांटेड कि हाँ भैया हम जो है हम वर्कर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं. तो एक हो गए इंटेलेक्चुअल्स, दूसरे करियरिस्ट्स और तीसरे हो गए आपके नेशनलिस्ट. इस तरीके से आगे चलना है. अब बात करते हैं द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन इन इंडिया. द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन इन इंडिया इज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस. All India Trade Union Congress is the oldest trade union federation in India. It is not affiliated to any political party. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक नहीं है. जस्ट बिकॉज नाम में कांग्रेस है, दैट डजंट मीन कि ये कांग्रेस पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस से लिंक्ड है. इस चीज का आपने ख्याल रखना है. तो आपको सवाल आ सकता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन. दो स्टेटमेंट्स दे देंगे. पहली स्टेटमेंट ये जो यहाँ पे लिखा है, दूसरी स्टेटमेंट ये कि इट इज एसोसिएटेड या कह लीजिए इट वाज अ वर्कर्स आर्म ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो दूसरी स्टेटमेंट हो जाएगी गलत. इट इज नॉट अफिलिएटेड. नॉट अफिलिएटेड मैं बार बार बोल रहा हूं, थोड़ा आपने ध्यान रखना है इसके ऊपर. इस तरीके के सवाल पूछ सकती है यूपीएससी. ये स्टाइल यही है. अगर आज की हम बात करें तो आज के हिसाब से 2002 के हिसाब से जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है, तो करीब करीब 26,77,979 जो है मेंबरशिप थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 2002 के हिसाब से. इट वाज फाउंडेड इन 1920. 1920 में 31 अक्टूबर को लाला लाजपत राय एंड बहुत सारे और लोगों के साथ मिलके ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ये बनाई जाती है. इसमें कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ दैट टाइम उसको ध्यान में रखते हुए ये जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है. लाला लाजपत राय जी जो थे, बॉम्बे में जब इसकी पहली मीटिंग हुई तो इसके पहले प्रेसिडेंट भी बने. इनके अलावा जो इंपॉर्टेंट नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में, वो नाम पढ़ लेते हैं. जोसेफ बैप्टिस्टा. ये बैटिस्टा नहीं है, बॉटिस्टा नहीं है, जो फाइटर हैं, जो रेसलर हैं, ये जोसेफ बैप्टिस्टा है. फिर उसके बाद एन.एम. जोशी, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम. आपको ऑप्शन में नाम भी दे सकते हैं कि इनमें से कौन कौन लोग जो है हमारे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से एसोसिएटेड थे. तो ये सारी चीजें पूछ सकते हैं इस तरीके से. फिर उसके बाद डीसी लाल, दीवान चमन लाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. दे वर द फाउंडिंग फादर्स ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एंड अ फ्यू अदर्स एज वेल. तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, बाकी और भी लोग थे. Until 1945, when unions became organized on party lines. 1920 में, 1920 में
1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनती है और वहां से लेके 1945 तक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज द ओनली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जैसे ही 1945 आता है तो 1945 में क्या होता है कि 1945 में ट्रेड यूनियंस जो है वो पार्टी लाइन पे कि भैया ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये आम आदमी पार्टी का है, तो अलग अलग पार्टीज की अलग अलग पार्टी लाइंस पे ट्रेड यूनियंस बननी शुरू हो जाती है। इट वाज द प्राइमरी ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जब तक 1945 नहीं आता। उसके बाद फिर इसकी जो मोनोपोली है वो थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाती है और सिंस देन अब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है सीपीआई से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से लिंक की जाती है। ठीक है जी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज अ फाउंडर मेंबर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। यही सारी चीजों के लिए मैंने थोड़ा सा वक्त लिया था। डू मेक श्योर आप इस चीज को, इस फैक्ट को ध्यान से रखें। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। एक वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस है, उसकी फाउंडर मेंबर है AITUC। अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस तरीके की चीजें जो है, अब देखिए ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बच्चा EPFO की अच्छे से तैयारी करना चाहता है वो ILO को ध्यान से देख के जाएगा, लेकिन जो बच्चा अभिपीडिया के प्लेटफॉर्म से पढ़ के जाएगा वो इस डिटेल में भी जाएगा। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस का फाउंडिंग मेंबर कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। टुडे इट्स इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड्स आर पार्ट ऑफ द आर्काइव्स एट नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी एट तीन मूर्ति हाउस, न्यू दिल्ली। ठीक है जी। तो दिस इज नॉट एज इंपॉर्टेंट, बट जो पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट लाइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां से MCQ बन सकता है, एक MCQ क्वेश्चन यहां से MCQ बन सकता है, थोड़ा आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है दूसरा फेज। दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया। एवोल्यूशनरी फेज में ये दूसरा भाग आ गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक हमने पहला फेज देखा, अब दूसरा फेज देखेंगे जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में है, बिटवीन द टू ग्रेट वॉर्स 1918 से लेके 1938 तक। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई उनको जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, देखिए जो MCQs है, MCQ जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो फर्स्ट फेज से आने के ज्यादा है। So second and third phases, second phase और third phase, they are not as important as the first phase. आपने नोटिस किया होगा फर्स्ट फेज में हमने बहुत सारी जैम पैक्ड फैक्ट्स ऐसे किए, आपने उसको क्रोनोलॉजी के तरीके से याद रखना है। आप अपने PDFs के अंदर, आप अपने नोट्स के अंदर वो टाइमलाइन अगर आप ड्रॉ कर लेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड फेज। दो वॉर्स के बीच में क्या क्या चीजें हुई वो देखते हैं। This is also important, but not as important as MCQ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। Otherwise it is very important, लेकिन MCQ के हिसाब से there are chances कि UPSC पहले फेज में से सवाल पूछे, दूसरे में से चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। दूसरे में से आपको हिस्ट्री में डाल के सवाल पूछ सकती है, तो आपने ध्यान रखना। तो जो चीजें हिस्ट्री में एज लेबर मूवमेंट कवर नहीं हो पाती हैं उनको मैंने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है जी। चलिए, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रेड यूनियन मूवमेंट गॉट इंटेंसिफाइड। कारण क्या था? सोशलिज्म जो है वो बढ़ जाता है, सोशलिज्म बढ़ जाता है एंड इनफैक्ट जो कैपिटलिज्म के इवल्स थे वो एस्टैब्लिश होने शुरू हो जाते हैं। लोग जो है पूंजीवाद के सख्त खिलाफ होने लगते हैं एंड लीडरशिप ऑफ ट्रेड यूनियंस वाज पास्ड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ सोशल वर्कर्स। अब सोशल वर्कर्स जो है वो नहीं है लीडर्स, अब है पॉलिटिशियंस। अब पॉलिटिशियंस जो है वो लीडरशिप का रोल जो है अपनाते हैं ट्रेड यूनियंस के अंदर। दैट ईयर वाज ऑफ लेबर अनरेस्ट ऑल ओवर द कंट्री। जो 1918 के बाद का समय है, दैट वाज द ईयर ऑफ लेबर अनरेस्ट ऑल ओवर द कंट्री। इन फैक्ट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आर, ये सारे फैक्टर्स, ऑल दीज फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी चलने वाले। ठीक है जी। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नोट्स ध्यान से बनाने। कोई भी डाउट हो कैसे एवोल्यूशन हुआ है, अगर नहीं समझ आता तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिए। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, जिस भी भाषा में आपको वो पसंद आता है या समझ आता है। ठीक है जी। चलिए, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट ग्रू अप
ज्यादा इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हुआ। कारण क्या था? देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स ने एक चीज समझी, कुछ बीच में ऐसे लोग थे जो ये सोच रहे थे कि भैया वर्ल्ड वॉर चल रही है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। तो कुछ लोग इस आइडियोलॉजी के साथ चल रहे थे। तो जो इस आइडियोलॉजी के साथ चल रहे थे, वहां उनकी वजह से कह लीजिए, या उनके फायदे के लिए कह लीजिए, उनकी वजह से, उनके एफर्ट्स की वजह से इंडस्ट्रियल अनरेस्ट ग्रू अप। एज अ रिजल्ट, ग्रेव इकोनॉमिक डिफिकल्टीज क्रिएटेड बाय वॉर। अब क्योंकि वॉर चल रही थी, लड़ाई हो रही थी, तो लड़ाई की वजह से इंडस्ट्रीज का सारा पैसा जो है वॉर में जा रहा था। यूके की सारी इंडस्ट्रीज का पैसा कहां जा रहा था? वॉर में जा रहा था। तो जो रॉ मटेरियल्स, या जो कह लीजिए कि अनफिनिश्ड गुड्स यहां से, या कह लीजिए जो कैपिटल गुड्स यहां से जाते थे यूके में, तो उनकी डिमांड गिर गई। जब डिमांड गिर गई तो यहाँ पे फैक्ट्रीज बंद होनी शुरू हुई। जब यहाँ पे फैक्ट्रीज बंद होनी शुरू हुई तो यहाँ पे फैक्ट्रीज में जो काम करने वाले लोग हैं उनको पैसे मिलने बंद हुए। तो इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थी वो बढ़नी शुरू होगी। देयर वाज a rising cost of living which prompted the workers to take collective action for the increase in their wages। तो ये सारा जो सिनेरियो चल रहा था वर्ल्ड वॉर की वजह से, उस वजह से वर्कर्स ने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम अपनी वेजेस को बढ़ाने के लिए एक कलेक्टिव एक्शन लेंगे। एंड इसी वजह से वर्कर्स ने स्वराज मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और स्वराज मूवमेंट को इंटेंसिफाई किया। तो आपको ध्यान होगा, स्वराज मूवमेंट जो थी 1920 की, एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंड स्वदेशी मूवमेंट, स्वराज मूवमेंट आप उसको कह सकते हैं। ये जो स्वराज मूवमेंट है, इसे इंटेंसिफाई किया, वाइडन्ड द एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉई गल्फ। तो जो एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट और उसके बीच में वर्कर, तो ये जो डिस्टेंस था ये बढ़ा दिया। एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई गल्फ जो है बढ़ा दिया गया। ठीक है। अवेकनिंग, bringing mass awakening among the workers, demanding racial equality with their British employers, कि भैया वो कोई खास दूध का धुला नहीं है जस्ट बिकॉज वो गोरा है। ठीक है। तो इस तरीके से एक एंटी रेशियल सेंटिमेंट, एंटी रेसिज्म वाला सेंटिमेंट एंड स्वराज मूवमेंट को इंटेंसिफाई करने वाला सेंटिमेंट, उस तरफ वर्किंग क्लास जो है निकल पड़ी थी। अब सेकेंड फेज आप देखिए थोड़ा ज्यादा इंटेंसिफाइड था। रीजन बीइंग, अब जो कमान है सोशल वर्कर्स के बीच आसपास नहीं थी, किसके पास थी? पॉलिटिशियंस के पास थी। और एक और चीज, क्योंकि 1917 में ही रशियन रेवोल्यूशन का सक्सेस हुआ था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, या जिसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं, बोल्शेविक या जिसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। 1917 का 1917 रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 भी कहा जाता है। तो उसका सक्सेस देख के सबके मन में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह निकल के आया था, विच क्रिएटेड अ रेवोल्यूशनरी वेव ऑफ आइडियाज। सब लोग रेवोल्यूशनरिज्म की तरफ जा रहे थे। इनफैक्ट इवन हमारे भगत सिंह was also inspired by all these movements across the world. He was also inspired, उन्होंने भी देखा कि भैया इस तरीके से अगर वर्किंग क्लास प्रोलेटारिएट्स जो है अगर वो कंटेस्ट करते हैं, वो रेवोल्यूशन लेके आते हैं, तो काफी सारी चीजें उनमें सुधार आ सकता है। This was something that he wanted to use. He used it in his actions as well. क्लास कॉन्शियसनेस इमर्ज होती है कि भैया हम वर्किंग क्लास हैं, हम मिडिल क्लास हैं, वगैरह वगैरह। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग वर्कर्स, आपस में एक दूसरे के लिए और खुद के लिए एक रिस्पेक्ट, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, कि भैया जो आप काम कर रहे हैं उसका मतलब है कुछ, अगर आप काम नहीं करेंगे तो इकोनॉमी ठप हो जाएगी। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, ये फीलिंग वर्कर्स के बीच में आती है बिकॉज ऑफ पॉलिटिशियंस, क्योंकि रोल रिवर्सल हुआ है। अब सोशल वर्कर्स नहीं, अब पॉलिटिशियंस के हाथ में कमान है। एंड सेकेंडली 1917 का रशियन रेवोल्यूशन, उसके बाद स्वराज मूवमेंट, उसके बाद इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। तो ये सारे फैक्टर्स मिलजुल के ये सारा रीजन कर रहे थे, ये सारा कह लीजिए कारण बन रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, 1919 के अंदर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है। इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, gave dignity to the workers all over the world and inspired the labor movement। कि अब एक इंटरनेशनल लेवल पे लेबर क्लास के बात रखने का एक प्लेटफॉर्म बन गया। सो दैट मीन्स हमारी बात सुनी जाएगी। सो इस आइडियोलॉजी के साथ ये लोग चले। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब 1920-1921 में चलाई, तो उनकी सपोर्ट से
वर्किंग क्लास की डिमांड्स को वर्किंग क्लास की डिमांड्स को थोड़ा सा इम्पीटस मिलता है। गांधी जी की जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वर्किंग क्लास के फायदे में रही थी, एंड इट आल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड दी लेबर मूवमेंट इन इंडिया। भारत की लेबर मूवमेंट को बहुत इंपैक्ट डाला था। चलिए 1920 में कुछ और चीजें हुई, 1918 में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई। सो दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये दोनों पैराग्राफ्स में जो भी फैक्ट्स मैंने लिखे हैं ये एमसीक्यू बेस्ड फैक्ट्स हैं। पिछली स्लाइड में जो भी हमने अभी कवर किया है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज हमारा रीजनिंग इज कंसर्न। तो ये डिफिकल्टी लेवल अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो लेवल 2 के सवाल इस स्लाइड से बन सकते हैं। तो और यहां से अगर मैं बोलूं तो लेवल 1 लेवल 2 के सवाल यहां से बन सकते हैं। ठीक है जी। तो लेवल 1 के सवाल, लेवल 2 के सवाल देख लेते हैं क्या बन सकते हैं। एट अबाउट 1920 के आसपास अ नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस वर फॉर्म्ड। Madras Textile Labor Union. Madras Textile Labor Union was formed in 1918. 1918 में जाके मद्रास के अंदर बीपी वाडिया जी के एफर्ट्स के साथ ट्रेड यूनियन मद्रास टेक्सटाइल लेबर यूनियन बनाई जाती है, which led to the formation of another 14 unions. इसकी वजह से मद्रास की पहली फर्स्ट लेबर यूनियन या फर्स्ट ट्रेड यूनियन जो थी वो थी मद्रास टेक्सटाइल लेबर यूनियन 1918 में। तो पहले कौन सी आई थी? बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन आई थी। किस साल में आई थी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद आई मद्रास टेक्सटाइल लेबर यूनियन बाय बीपी वाडिया जी। तो बीपी वाडिया जी ने मद्रास में उस मूवमेंट को लेके गए, एंड उसके बाद उसी वजह से एक कह लीजिए कि एक नया जोश निकल के आता है कि हाँ भैया अगर ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो वो 14 और यूनियंस की फॉर्मेशन होती है, एंड 1918-1919 के अंदर ही साथ के साथ इसी साल के अंदर 14 नई यूनियंस बन जाती है। द एक्टिव एसोसिएशन ऑफ महात्मा गांधी, मैंने बोला था गांधी जी का भी इंफ्लुएंस रहेगा, विद अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, तो ये नाम किससे एसोसिएटेड है? महात्मा गांधी से एसोसिएटेड है, बीपी वाडिया से एसोसिएटेड है। इस तरीके के सवाल बन सकते हैं, आपने ध्यान रखना है। तो जो एसोसिएशंस हैं या यूनियंस हैं उनके लीडर्स कौन है, वो चीजों का आपने ख्याल रखना है। यूपीएससी उस तरीके के सवाल पूछती है, उन चीजों को अलग से भी आपने नोट करते रहना है। जो एंगल में देके आपको सवाल बना के दे रहा हूं इनको आपने ध्यान से कवर करना है। ठीक है जी। गवर्नमेंट ने अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ने कुछ डेलीगेट्स नॉमिनेट किए, और पहली फर्स्ट आईएलओ कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई, कहां हुई? वॉशिंगटन में हुई। पहली चीज वॉशिंगटन में हुई, एंड गवर्नमेंट ने कुछ डेलीगेट्स को नॉमिनेट करके उस कॉन्फ्रेंस में भेजा था विदाउट कंसिडरिंग द देन एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियंस। तो सवाल जो बनेगा वो लेवल 2 का या लेवल 3 का सवाल बनेगा। लेवल 2 लेवल 3 का सवाल ये बनेगा कि क्या भैया जो फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहां हुई थी? पहली स्टेटमेंट कहेगी कि भैया ये हुई थी लंदन में। फिर दूसरी स्टेटमेंट कहेगी कि उसमें भारत से कुछ डेलीगेट्स भेजे गए थे फ्रॉम दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियंस। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। पहली स्टेटमेंट गलत इसलिए क्योंकि वॉशिंगटन में हुई, दूसरी स्टेटमेंट गलत इसलिए क्योंकि ट्रेड यूनियंस को जरा भी पूछा नहीं था, इनको बिल्कुल भाव नहीं दिया था। As a result, all the 64 trade unions with a membership of 1,40,854, they met in Bombay and established बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इस कारण से बनी थी। ठीक है जी, ये रीजन अब आपको बता। सो ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में आपने भेजा नहीं तो AITUC बनी। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने सारी चीजें कवर करनी है। चलिए आगे चलते हैं। द मूव वाज सपोर्टेड बाय अ नंबर ऑफ लीडर्स ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस। कांग्रेस के जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने सपोर्ट की थी। मोतीलाल नेहरू उनके फादर ने सपोर्ट की थी। बेटा सपोर्ट करेगा, बाप पिताजी भी सपोर्ट करेंगे। आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज। गुलजारी लाल नंदा जी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एल होगा। गुलजारी लाल नंदा जी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। CR दास थे, अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम सोशलिज्म में। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे नाम इन्होंने INC के जो लीडर्स थे, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी लीडर्स थे, इन्होंने सपोर्ट किया था।
द मेन एम ऑफ दिस एसोसिएशन वाज टू फैसिलिटेट द सिलेक्शन ऑफ डेलीगेट्स टू ILO। पहले शुरुआती दौर में यही काम था इसका, AITUC का, कि भैया जो ILO को डेलीगेट्स जाएंगे ILO के लिए तो उनको सिलेक्ट कैसे करना है, एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शंस ऑफ इंडिविजुअल ट्रेड यूनियंस। तो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग प्रेसिडेंसीज में जो ट्रेड यूनियंस है वो किस तरीके से उसमें कोऑर्डिनेशन होगी, फंक्शंस कैसे होंगे, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट करने के लिए जो है AITUC का गठन हुआ था 1921 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1921 के अंदर ऑल International Labour Organization adopted a resolution which emphasized that labor should be given full freedom to form union. Freedom to form union, पहली बार अगर रेजोल्यूशन अडॉप्ट होता है, फ्रीडम टू फॉर्म यूनियन, ट्रेड यूनियन को लेजिटिमाइज करने की अगर बात करता है कोई तो ILO करता है 1921 के अंदर थ्रू इट्स रेजोल्यूशन। तो ये इसके ऊपर भी MCQ आ सकता है। सो ये भी MCQ हो सकता है और ये लेवल 2 लेवल 3 का MCQ हो सकता है, आपने ख्याल रखना। ठीक है जी। द ट्रेड यूनियन मूवमेंट गेट्स ग्रेट मोमेंटम ड्यूरिंग 1920s। तो सेकेंड फेज में, फर्स्ट फेज में फाउंडेशन लेड डाउन होती है, सेकेंड फेज में आप कह सकते हैं कि मोमेंटम पिकअप हो सकता है, जिसकी वजह से बाद में आप ये देखेंगे कि 1924 तक 2.25 लाख वर्कर्स के आसपास जो है 1924 तक मेंबरशिप हो जाती है ट्रेड यूनियंस की। तो ट्रेड यूनियंस की मेंबरशिप इतनी पहुंच जाती है, दिस इज अ वेरी बिग नंबर एज फार एज उस समय की पॉपुलेशन इज कंसर्न। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, इस इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की चर्चा हम जो है अगले सेशन में करेंगे। आज अभी इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। रीजन बीइंग आई वांट कि आप घर बैठे बैठे ही सही, बट अभी तक जो भी कराया गया है उसे ध्यान से करें, उसका पूरा क्रोनोलॉजी करें। अगले सेशन में हम शुरुआत यहां से करेंगे, सेकेंड फेज में हम ट्रेड यूनियन एक्ट से करेंगे। देखिए ट्रेड यूनियन एक्ट की जो डिटेल्स यहाँ पे कवर की जा रही हैं, दिस इज ओवर एंड अबव, ये हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे, लेकिन ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 की डिटेल्स हम अलग से भी कवर करेंगे। अभी उसको हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, बाद में उसको लॉ के पर्सपेक्टिव, लेबर लॉज के पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। चलिए अभी इस वीडियो को, अपनी वाणी को यहीं पे ही विराम देता हूं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, एंड आई होप आप लोगों को ये सारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। डू मेक श्योर कि आप इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, यहाँ पे भी लाइक का प्रावधान है जी, अगर आप लाइक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, डिसलाइक का नहीं है। अगर डिसलाइक करते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस चीज को सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी इस सेशन को यहीं पे ही विराम देते हैं, आगे इस पॉइंट से चर्चा करेंगे। हम फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म के जरिए। अभिपीडिया के इस प्लेटफॉर्म को, इस कोर्स को अवेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट बहुत मिला है हमें, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, चलिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, हाइजीन मेंटेन करके रखिए, एंड थोड़ा जो है ख्याल रखिए अपनी तैयारी के लिए। वर्क स्मार्टली एंड फोकस ऑन योर प्रिपरेशंस। ठीक है जी, दिस इज मी सनदत्त भारद्वाज साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेक्शन, एंड अभी अगले लेक्चर की तैयारी करें। ठीक है जी, अगला लेक्चर भी बहुत जल्द आने वाला है। थैंक यू सो मच।